हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पेपर 1 यूजीसी नेट को कैसे तैयार किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ जीविशा और जीविशा क्लासेस पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसे ही स्ट्रैटेजिक वीडियोस जो है वो आपके पास पहुँच सकें। मेरा इस वीडियो का मकसद आपके साथ पेपर 1 की स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करने का है, जिसमें हम जानेंगे कि जो पेपर 1 है उसमें क्या चीज़ें जो ऐसी है जिसको हम स्किप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जो हमारे लिए कंपलसरी है। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कैसे करें तैयारी पेपर 1 की, कौन से यूनिट करें और कौन से छोड़ें। तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक ही मिल जाएगा कि कौन से यूनिट जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग जो हैं वो छोड़ने लायक हैं और कौन से यूनिट जो हैं वो आपके लिए कंपलसरी हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना होता है कि सारे के सारे यूनिट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्या सच में जो सारे के सारे यूनिट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं? क्या हम एज ए नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं या फिर हम नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिर भी हम क्या उसको उतना ही कंप्लीट कर सकते हैं? तो इसी का आंसर जो है हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको पेपर 1 के सिलेबस के साथ साथ यूनिट्स के साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि पेपर 1 में जो है कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ऐसी हैं जिनको हम हाईलाइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारा स्किप करके भी बन सकता है और कहाँ तक, कितने लेवल हम स्किप कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ बता दूं कि हमारी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसके हमने 5 to 6 जो पार्ट्स हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ओके, तो फिर चलो हम जल्दी से देखते हैं कि कौन से यूनिट को कैसे तैयार करना है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने 5 यूनिट जो हैं वो शो किए हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड द लॉजिकल रीजनिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, हम नेट जेआरएफ करने के बाद क्या करना है, हमने टीच ही तो करना है ना। तो जब हमें टीचिंग एप्टीट्यूड ही नहीं पता होगा तो हम इसको काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यानी टीचिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल कंपलसरी के तौर पे रखना है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका एक भी पोर्शन जो है वो नहीं छूटना चाहिए। यूजीसी में टीचिंग एप्टीट्यूड से टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशंस पूछे जाते हैं और हायर एजुकेशन से ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस पूछने के चांसेस। तो आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं या जेआरएफ की, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक कंपलसरी यूनिट है। इसको करना यू विल हैव टू डू, इसको स्किप करने का कोई चांस नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे हम टीचिंग में जा रहे हैं, यूनिट के साथ साथ एक जैसे नेट जेआरएफ किया, पीएचडी कर, वो क्या है, रिसर्च ही तो है। तो यानी रिसर्च को जो हमारा सेकंड जो यूनिट है यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको भी छोड़े बिना नहीं रहा जा सकता है। यानी कि ये भी एक कंपलसरी है, क्योंकि हमारे जो हायर एजुकेशन का मेन पर्सपेक्टिव ही यही है कि नेट जेआरएफ जो है वो पीएचडी के लिए कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल है। बस टोटली क्या कहा जा सकता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो एक कंपलसरी एरिया है हमारे लिए। ओके, कम्युनिकेशन थर्ड है। कम्युनिकेशन जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यूजीसी से आते हैं। इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यानी इस यूनिट को भी बिल्कुल कंपलसरी ही देखना है। ओके, जो हमारा फोर्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब हम बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स नहीं, फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इस यूनिट को भी स्किप ना करें। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करें, जैसे एवरेज है, रेशो है, परसेंटेजेस हैं। तो ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर
तो मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका हिसाब किताब हो सकता है। यानी आप मैथमेटिकल रीजनिंग को आप नहीं स्किप करेंगे बिल्कुल भी। ओके, तो जो फिफ्थ है लॉजिकल रीजनिंग। और देखो लॉजिकल रीजनिंग का भी एक फंडा है जिसमें हमने ये देखना होता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमें तो अब न्यू जो है पिछले 2 साल से जो इंडियन लॉजिक है उसको भी ऐड किया गया है। तो यानी इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाती हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये बहुत ही एक तरीके से मॉडर्न टाइप ऑफ हमारा जो एरिया बैठ जाता है। अगर हम किसी चीज़ के बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। तो ऑब्वियसली है कि ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग है इनके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए तो बहुत सारे मतलब यूजीसी आपको मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। क्यों मॉडरेट क्यों पूछे जा रहे हैं वहाँ से? क्योंकि उनको पता है आप सब जो हो अलग अलग बैकग्राउंड से हो, आपके लिए बहुत नए कंसेप्ट्स हैं। तो क्या आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना करने के चक्कर में ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है और लॉजिकल रीजनिंग है क्या इसको स्किप कर देंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये अच्छा डिसीजन होगा। इसको करना ज़रूरी ही है। यानी हमने देखा कि ये पाँचों के पाँचों जितने भी हमारे यूनिट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। क्या आगे वाले जो 5 यूनिट्स हैं वो हमारे उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं कि उनमें से कोई चीज़ स्किप की जा सकती है? ऐसी देखते हैं हम कि अगर हम उसमें से कोई चीज़ स्किप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है स्मार्ट वर्क ये नहीं होता कि हमने हर चीज़ करनी ही है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि हमने ये देखना है कि हमारी जो वीकनेस है, जहाँ हम बार बार कोशिश करने पर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम इसको बार बार करने पर भी क्या सॉल्व कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको स्किप। तो ओके, हमारा 6th जो यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जो कुंडी है वो अटक जाती है कि डाटा इंटरप्रिटेशन करें छोड़ें, उसको कितना करें, मतलब क्या हो सकता है। मेरा मानना ये है कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐसा यूनिट है, अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग के कंसेप्ट्स को अच्छे से कर लिया है तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन के आप 3 से 4 क्वेश्चंस करने के कैपेबिलिटी रखते हो। यस, अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग को कर लिया है। अब आप सोचोगे कि यानी 1 से 2 यूनिट कवर हो रहे हैं। यस, हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन 2 यूनिट जो हैं वो कवर हो जाती हैं अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर लें। ओके, यानी कि ये आप पर डिपेंड करता है मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़ेंगे या करेंगे, या डाटा इंटरप्रिटेशन को करेंगे या छोड़ेंगे। कॉम्प्रीहेंसिव पर देखते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का ये भी है कि अगर आप नेट जेआरएफ अगर आप नेट के लिए कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कैटेगरीज वाइज कर रहे हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उतने ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत ना पड़े उसमें। लेकिन अगर आप जनरल से हो या आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है तो देयर मस्ट बी टू डू दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉम्प्रीहेंसिव। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज होता है कि कॉम्प्रीहेंसिव को कैसे करें, कैसे ना करें, करें या ना करें, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे सामने। तो कॉम्प्रीहेंसिव देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव, पहली बात तो ये आपने एग्ज़ाम में इसको सबसे पहले शुरू करना ही नहीं है, इसको लास्ट में करना है। आप स्किप कर दें पेपर अटैम्प्ट करते वक्त, जब आप इसको कर रहे हैं तो इसको स्किप कर दें, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम कर लेगा और आपको आउटकम लास्ट में भी नहीं पता लगेगी उसकी। ठीक है, तो कोशिश करें अटैम्प्ट करते वक्त इसको स्किप कर दें। और जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है इसकी? यस, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने आप कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्व कर लेंगे उतनी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे की पॉइंट्स क्या हैं, उनको सॉल्व करते रहें। उसकी वजह से ये जो है इसका कोई मेथड नहीं है, कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है जिसको हम क्लियर कर लेंगे तो हमारा कॉम्प्रीहेंसिव सॉल्व हो जाएगा। नहीं, एक बहुत बड़ा पैरा आता है जिसको स्क्रॉल करते हुए ही आधा टाइम निकल जाता है। तो कोशिश करें इसके की पॉइंट्स
याद कर लें या देख लें, आपकी जो ऑब्ज़र्व करने की जो पावर है ना वो चेक करी जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव से। ये देखा जा रहा है आप कितनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हो और कम टाइम में। टाइम इसीलिए कम होता है आपके पास, ऑब्ज़र्वेशन बढ़ानी होगी इसको करने के लिए। ओके, अगर आप नेट कर रहे हैं तो आपको इसको देखना होगा, लेकिन आप JRF करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डू, ये करना ही होगा इसको। आप स्ट्रैटेजी बनाएं, कुछ भी करें, इसको करें, आप छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ने का कोई चांस नहीं बनता इसको, क्योंकि आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं इसमें। सिर्फ पैरा देखना है एंड देन क्वेश्चन करना है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ समझना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग उसको पढ़ने में लगाना है। तो ये ऑब्जर्वेशन की जो मेथडोलॉजी है उसको थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर लीजिए, तो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जैसे रैंकिंग होती है और साथ साथ में जैसे आपके कुछ नए इन्वेंशंस हुए हैं या यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, कब इस्टेब्लिश हुई, कहाँ पर है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हायर एजुकेशन में होती है। ये फैक्चुअल यूनिट है हमारा। अगर आप फैक्चुअल यूनिट करना पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। मतलब इजी भी नहीं क्वेश्चन आते और यहाँ से मुश्किल भी नहीं आते, लेकिन एक मॉडरेट लेवल जो है वो हायर एजुकेशन का है, जिसको मुझे लगता है कि करना बेटर है। लेकिन अगर आप नेट करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पेपर 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप थोड़े से वीक हैं, अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट केयर अबाउट इट दैट कि हाँ अगर पेपर 1 में आपके 30-35 भी आ रहे हैं तो इज़ इनफ, क्योंकि आप वहाँ से 80+ ले रहे हैं तो वो आपका बैलेंस बना देगा। लेकिन आप अगर पेपर 2 में थोड़े से वीक हैं तो आपको पेपर 1 को बैलेंस करना होगा उसके इक्वली, अगर उसको इक्वल नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली। तो हायर एजुकेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को कितना ज़्यादा याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग पूछी जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ पूछी जा रही हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रही हैं। अगर आपका है करंट अफेयर से लिंक तो डेफिनेटली ये जो हायर एजुकेशन है वो हो जाएगा आपका। तो 9th जो है वो ICT। यहाँ जो है वो पहले के जो इनिशियल क्वेश्चंस देखेंगे बहुत इजी आते थे, लेकिन यहाँ पर अब कुछ चीज़ें जो है वो टफ़ हो चुकी हैं। आपको ये नहीं पूछा जाता कि LCD की फुल फॉर्म क्या है, या सिलेबस को सामने रखें और ICT का जो है सिलेबस है उसको कवर कर लें। साथ में ये भी क्वेश्चन आता है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो UGC का नेक्स्ट लेवल है वो क्या होने वाला है। ओके, तो ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि हमारा जो कंसेप्ट एरिया है वो हमारा साथ साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर बच्चों की थोड़ी सी और प्रॉब्लम रहती है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंसिव रहती है, वैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट में रहती है। उनको ये रहता है कि हम जो है साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। पीपल एनवायरनमेंट में आपको पता ही होगा कि कन्वेंशंस के अलावा भी बहुत कुछ पूछा जाता है। गैसेस के बारे में पूछा जाता है, इंसिडेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, कई सेकंड पेपर ही जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। फर्स्ट पेपर को इतना वाइड पढ़ना जो है मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पीपल एंड एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा स्किप कर दें। हो सकता है कि इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस को है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको सॉल्व जैसे किया जा सकता है, जैसे कि कन्वेंशंस हैं, कोई ट्रिटी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुई है, या कोई मीटिंग है, कुछ भी है, तो उसको जो है आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारा का सारा सिलेबस पढ़ लें, क्योंकि बहुत वाइड एरिया हो जाता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन वो रियलिटी में आसान है नहीं। जब हम उनके नोट्स बनाने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें इतना नोट्स बना लिया, ओके, पता ही नहीं लगा इतना नोट्स बन गया है हमारा। तो कोशिश करें
आप पीपल इन्वायरमेंट को टोटली स्किप ना करें। हो सकता है कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको कर लें, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको स्किप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सारा का सारा सिलेबस कवर करना एक समझदारी की बात है, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस जो है आपको सेकंड पेपर भी याद करना है, रिवाइज भी करना है उसको। फर्स्ट पेपर के भी कुछ यूनिट्स हैं जो आपके एरिया के अंदर आ सकते हैं, आप उसको अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो आप ऐसे यूनिट्स को थोड़ा सा आप जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं कि हम इसमें ना ही जाएं तो अच्छी बात है। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनकी स्किप करने की बात, मतलब यूनिट्स टॉपिक्स उनको स्किप करने के बाद कुछ बच्चों को लगेगा कि ये बहुत इजी हैं। ऑब्वियसली हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत इजी भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता हो इन यूनिट से। जैसे पता नहीं क्या छेड़ लिया हो इन्होंने, पीपल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है कि गैसेस कौन सी हैं, कौन से इंसिडेंट्स हैं। जिन स्टूडेंट को लगता है कि वो कर सकते हैं वो डेफिनेटली इसका सारा सिलेबस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से कम कर दीजिए उनको। जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये स्मार्ट वर्क ये है कि जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टॉपिक ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो टॉपिक्स जो हैं आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और साथ साथ जब आप प्रीवियस ईयर करोगे और साथ साथ आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन करेंगे। आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से यूनिट को किस तरीके से करना है, ओके। क्योंकि आपने देखना है कि मेरा कौन सा एरिया जो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस चीज़ में हम ज़्यादा जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोशिश करें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएं अपने जितने भी यूनिट्स हैं पेपर 1 के उनको सॉल्व करने की, क्योंकि पेपर 2 के तो जितना भी सिलेबस है उसको करना ही होता है, क्योंकि उसके बिना आपका गुजारा नहीं। लेकिन पेपर 2 के लिए आप जो है वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इसी के साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही मैं हूं जीविशा, और जीविशा क्लासेस पर आप बने रहें। थैंक यू।